Till now, how many retirement benefits have we done? फर्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट हमने किया है ग्रेचुटी. सेक्शन बताते जाएं बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में. सेक्शन 10(10). सेकेंड रिटायरमेंट बेनिफिट किया है पेंशन 10(10)(a). देन लीव एनकैशमेंट ऑफ सैलरी. हाँ जी, ठीक कह रहे हैं बेटा दीपिका भारती. सेक्शन 10(10)(a) ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में नेक्स्ट पार्ट रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन. रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और इसका सेक्शन है आपका सेक्शन 10(10)(b). Now what is retrenchment compensation? First of all, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सर्विसेज को खत्म कर देता है उसे कहते हैं रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सर्विसेज को खत्म कर देता है. टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज of the employee by the employer is known as retrenchment. जब employer अपने employees की सेवाओं को टर्मिनेशन मतलब खत्म कर देना, खत्म कर देता है उसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं. कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर के पास बहुत ज्यादा काम नहीं है इसीलिए वो कर्मचारियों को रखकर क्या करेगा. सो वो क्या करता है कि उनकी सेवाओं को खत्म कर देता है कि अब आप जाइए, आपकी सेवाओं की हमें और अधिक आवश्यकता नहीं है. इसे कहते हैं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर दिया है. जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिट्रेंच करता है, उसकी सेवाओं को खत्म करता है, तो एम्प्लॉय को पर्याप्त भरपाई करनी पड़ती है एम्प्लॉयर को. ठीक है जी. जो एम्प्लॉयर है वो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय कौन है? जिसकी सेवाओं को खत्म किया गया है. एम्प्लॉयर रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय को एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देता है. एडिक्वेट कॉम्पनसेशन. व्हाट इज एडिक्वेट कॉम्पनसेशन? पर्याप्त भरपाई. आप किसी को नौकरी से निकाल रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ भरपाई तो देनी पड़ेगी ना एम्प्लॉय को. उसे कहते हैं जो पर्याप्त भरपाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसे कहा जाता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन. नौकरी से निकालते समय उसकी सेवाओं को खत्म करते हुए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भरपाई का पैसा देता है
उसे कहा जाता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। ये जो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन है, इसकी एग्जेम्पशन मिलती है, और कितनी एग्जेम्पशन मिलती है आइए देखते हैं। एग्जेम्पशन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? ए पार्ट, अमाउंट रिसीव्ड, जितना भरपाई का अमाउंट मिला वो देख लें, ₹5 लाख मैक्सिमम लिमिट, एंड देन 15 डेज, 15 डेज एवरेज पे। आपको एवरेज सैलरी लेनी है 15 दिन की फॉर एवरी completed year of service, for every completed year of service। और यहां पर यदि ग्रेटर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा के लिए काम किया है, 6 महीने से ज्यादा के लिए काम किया है, तो उसको 1 कंप्लीट ईयर माना जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि कहीं पर 6 मंथ से ज्यादा की सर्विस को 1 साल काउंट किया जाता है, कहीं पर नहीं काउंट किया जाता। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट में एक चार्ट देखेंगे, समरी का चार्ट देखेंगे। वहां पर आपको सारे प्रोविजंस, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इन कैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, इन सब के सारे प्रोविजंस क्लियर हो जाएंगे। हम कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पर क्या लिया जाता है और क्या नहीं लिया जाता। तो इन तीनों में से जो लीस्ट होगा उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी और बाकी हो जाएगा टैक्सेबल। अब एवरेज पे, मैम एवरेज पे में क्या लेना है? पे मतलब वही आपकी सैलरी है, तो सैलरी में क्या लेना है आपको? पे और सैलरी, इसमें आपको क्या लेना है? थोड़ा सा हटके है यहाँ पर, मोस्टली आरएफएच वाला है, रेंट फ्री हाउस वाला। उसमें आप क्या लेते थे? बेसिक प्लस डीए प्लस जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस का टैक्सेबल पार्ट प्लस जितने भी टैक्सेबल पर्क्स हैं। आपको सारी टैक्सेबल फिगर्स ले लेनी है, लेकिन क्या नहीं लेना? क्या नहीं लेना? सैलरी में क्या नहीं लेना? आपको बोनस नहीं लेना। आपको, यदि आप पेंशन फंड में कुछ जमा करवा रहे हैं, ये एम्प्लॉयर का योगदान, पेंशन फंड में यदि एम्प्लॉयर का योगदान है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो नहीं लेना। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसे सैलरी में नहीं लेना। या फिर ग्रेचुटी का अमाउंट नहीं लेना। सो ये सब चीजें आपको नहीं लेनी। क्या क्या लेना है? बेसिक सैलरी प्लस डीए, एंटर हो या ना हो, टैक्सेबल अलाउंसेस एंड टैक्सेबल पर्क्स, ये सब ले लेने हैं, और ये सब आपको नहीं लेना जब आप मीनिंग ऑफ सैलरी देखेंगे। ठीक है जी। बाकी सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। आपको 15 दिन की सैलरी लेनी है, और 15 दिन की सैलरी कैसे निकलेगी? पूरे महीने की सैलरी देख लीजिए, पूरे महीने की सैलरी को हाफ कर दीजिए, पूरे महीने की सैलरी को हाफ कर दीजिए, तो 15 दिन की सैलरी आ जाएगी, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के साथ, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा।
एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन 6 ऑफ योर बुक. मिस्टर ए is an employee of XYZ company. He was retrenched. उसकी सेवाओं को खत्म कर दिया जाता है by the company on 25th September 2019 after serving for 15 years and 7 months. हाँ जी, 15 years and 7 months को आप क्या लेंगे? 15 years and 7 months को आप 16 complete years ले लेंगे. 16 years ले लेंगे. हाँ जी, भारती सही कह रहे हैं. He received rupees 3,50,000 as retrenchment compensation. कितनी भरपाई उसको मिल रही है? 3,50,000 की भरपाई. और बाकी particulars क्या है उसके? He was getting a basic salary of rupees 24,000 per month. 24,000 की बेसिक सैलरी मिल रही है. साथ ही साथ डीए मिल रहा है रुपीज 6,000 पर मंथ का. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज गेटिंग बोनस ऑफ रुपीज 2,000 पर मंथ सिंस 1 जनवरी 2019. 2019 से उसको ये सब मिल रहा है. आपको क्या करना है? कंप्यूट द exemption for retrenchment compensation. ये करना है आपको. सॉल्यूशन. एग्जेम्पशन कितनी होगी? एग्जेम्पशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. क्या सब आएगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में? ए पार्ट इज अमाउंट रिसीव्ड. एंड व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड? रुपीज 3,50,000 उसको मिल रहा है. बी maximum limit. Maximum limit in case of retrenchment compensation is what? Rupees 5 lakh. And C 15 days average salary multiply by completed years of service. ठीक है जी. तो उसके लिए हमें सैलरी चाहिए, ये चाहिए. आइए वर्किंग नोट बनाते हैं. वर्किंग नोट. सैलरी में क्या क्या आएगा? सैलरी में भारतीय बेसिक एंड डीए. हाँ जी, बेसिक सैलरी आ जाएगी, डीए आ जाएगा. क्या बोनस आएगा? नहीं जी, बोनस नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा बोनस? क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली इसको एक्सक्लूजन की कैटेगरी में डाला है. सो व्हाट विल बी योर सैलरी? बेसिक प्लस डीए 24,000 प्लस 6,000 दैट इज 30,000 पर मंथ. ये तो बच्चे 30,000 पर मंथ है. आपको कितनी लेनी है? 15 दिन की सैलरी लेनी है. तो 15 दिन की सैलरी कैसे आएगी? 30,000 ये 30 दिन की है. तो अगर हम इसको हाफ कर दें तो 15 दिन की सैलरी आ जाएगी इंटू हाफ.
यहां से 15 दिन की सैलरी आ गई आपकी, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने हैं, 16 ईयर्स। और इससे आपका जो इस पार्ट का आंसर आएगा दैट इज 2,40,000। तीनों में से लीस्ट क्या है, 2,40,000 इज द लीस्ट। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा, रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। 3,50,000 रिसीव हुआ, जिसमें से 2,40,000 की मिल गई छूट, और बाकी 1,10,000 विल बी द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। हाँ जी दीपिका, ठीक कह रहे हैं बच्चे, ठीक है जी। दिस इज योर फोर्थ रिटायरमेंट बेनिफिट। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे फिफ्थ रिटायरमेंट बेनिफिट की तरफ, विच इज योर कॉम्पनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। Compensation on voluntary retirement, and for this we have this section 1010C, compensation on voluntary retirement। मैम ये वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट की एज आने पर जब आप रिटायर होते हैं दैट इज रिटायरमेंट, लेकिन आप रिटायरमेंट की एज आने से पहले ही अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेकर बैठ गए, दैट इज नोन एज वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, स्वेच्छा, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से रिटायरमेंट। जब आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको भरपाई दी जाती है, आपका एम्प्लॉयर आपको भरपाई देता है, विच इज नोन एज कॉम्पनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। और यहां पर क्या एग्जेम्पशन है देखते हैं। एग्जेम्पशन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। A part is amount actually received, जितना अमाउंट रिसीव हुआ। सेकंड, यहां पर भी आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, सेम एज इन द प्रीवियस केस, 5 लाख। सी, आपको क्या करना है, आपको 3 महीने की सैलरी लेनी है, 3 मंथ्स सैलरी, और उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के साथ। 3 मंथ्स सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एंड डी, बैलेंस months before retirement, balance months before retirement into monthly salary at the time of retirement। मैम ये क्या है, बैलेंस मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले अभी आपके कितने महीने बचे हैं, यहां पर एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूं मैं। मान लीजिए रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स की, 60 ईयर्स की रिटायरमेंट एज है बेटा, और आप, दिस इज योर रिटायरमेंट एज, और आप वॉलंटरी रिटायरमेंट कब ले रहे हैं, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं 59 ईयर्स कंप्लीट होने पर। अभी आपकी रिटायरमेंट को कितने साल बाकी थे, 1 ईयर, 1 ईयर बैलेंस था, आपकी रिटायरमेंट को कितना टाइम बाकी था, 1 ईयर बैलेंस था। इसको आप मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स। सो आपको यहां पर क्या लेना है, आपको यहां पर ये लेना है कि आपकी रिटायरमेंट से पहले कितने महीने रहते हैं,
कितने महीने पहले आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे मंथली सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त कितनी मंथली सैलरी थी वो ले लेंगे। मैम ये सैलरी का बड़ा झंझट है कि यहाँ पर अब सैलरी में क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर सैलरी में क्या आएगा, यहाँ पर बच्चे सैलरी में वही आएगा जो एचआरए में आता है। मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी इज 3 स्टार। क्या है 3 स्टार आपके एचआरए वाले? बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। हाँ जी भारती, मोनिका ठीक कह रहे हैं बेटा, बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड टर्नओवर। ठीक है, तो आए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 7, मिस्टर शकील, मिस्टर शकील is working in a public sector company. In a public sector company, he took voluntary retirement. उसने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले ली at the age of 52 years. 52 years के टाइम पे जब वो 52 years था तब उसने रिटायरमेंट ले ली आफ्टर कंप्लीटिंग, और कितने साल उसकी नौकरी को हो चुके थे? 22 years ऑफ सर्विस हो चुके थे। 22 साल पूरे करने के बाद 52 years की एज में उसने रिटायरमेंट ले ली, और रिटायरमेंट के टाइम पे उसको कितनी कॉम्पनसेशन मिली? कॉम्पनसेशन ऑफ ₹15 लाख। वो कह रहा है कि जो नॉर्मल एज है रिटायरमेंट की, नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट इज 60 years। बताएं उसने कितने साल पहले रिटायरमेंट ले ली है? कितने साल पहले उसने रिटायरमेंट ले ली है? उसने 8 साल पहले रिटायरमेंट ले ली है। मोनिका, भारती, नितिश, दीपिका, 8 साल पहले रिटायरमेंट ले ली है। 8 सालों को आप महीनों में बदलिए जरा, 8 साल को महीनों में बदलिए। 8 years मल्टीप्लाई बाई 12, 96 months। हाँ जी मोनिका, नितिश, दीपिका, राइट। 96 months पहले उसने रिटायरमेंट ले ली है। हिज मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी कितनी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेसिक 24,000 पर मंथ, डीए 14,000 पर मंथ, नॉट एंटर, ये दे रखा है नॉट एंटर, एंड एचआरए ₹3,000 per month. Compute exemption. देखें जी सॉल्यूशन। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ सैलरी में आपके आने हैं 3 स्टार, और 3 स्टार में क्या क्या आ रहा है आपका? बेसिक प्लस डीए एंटर
प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। आपको बेसिक तो दे रखी है 24,000, डीए दे तो रखा है लेकिन नॉट एंटर है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। और कमीशन का कोई अमाउंट नहीं ले रखा, एचआरए हमें नहीं लेना यहाँ पर। सो आपका मीनिंग ऑफ सैलरी क्या आ जाएगा? 24,000 पर मंथ। अब एग्जेम्पशन कंप्यूट करते हैं। हाँ जी मोनिका, राइट आंसर। एग्जेम्पशन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ए, अमाउंट रिसीव्ड। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन रिसीव्ड? 15 लाख, इतना का कॉम्पनसेशन उसको मिल रहा है। बी, मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 1010C is rupees 5 lakh. ओके मैम। सी, 3 मंथ्स की सैलरी ले लें, 3 मंथ्स सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। 3 महीने की सैलरी कैसे निकलेगी? 1 महीने की सैलरी 24,000 प्रति महीना है, तो 3 महीने की सैलरी कितनी हुई? मल्टीप्लाई बाय 3। और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं? 22 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुका है। दिस इज लाइक दिस। सो दिस कम्स आउट टू 15,84,000। एंड डी पार्ट, बैलेंस मंथ, बैलेंस मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में उसके कितने महीने बाकी थे? मल्टीप्लाई बाय मंथली सैलरी। रिटायरमेंट के टाइम पे उसके कितने महीने बाकी थे? देखिए बेटा, 52 इयर्स की एज है उसकी, 60 इयर्स पे रिटायर होना था, उसके 8 इयर्स बाकी थे अभी। इसको आपने महीनों में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ये हो गया बैलेंस मंथ्स। और मंथली सैलरी कितनी है उसकी? मंथली सैलरी इज 24,000 पर मंथ। सो दिस कम्स आउट टू रुपीज 23,04,000 only. And with this, the least amount is what? The least amount is 5 lakh. So what is the taxable amount of compensation received minus exempted? 15 लाख उसे रिसीव हुआ, जिसमें से 5 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, एंड thus 10 lakh is the taxable amount. This is your fifth retirement benefit, compensation on voluntary retirement. सो कितनी चीजें हमारी हो चुकी हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स में? ग्रेचुटी 1010, पेंशन 1010A, लीव एनकैशमेंट 1010AA, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन 1010B, एंड देन कॉम्पनसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट 1010C। बेसिकली तो आपका यही है। उसके बाद आपका एक प्रोविडेंट फंड का पार्ट आता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड का पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 39 में। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आपका एक प्रोविडेंट फंड का पार्ट आता है। प्रोविडेंट फंड, ये भी आपको रिटायरमेंट में मिलता है ना पैसा प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट रिसीव्ड होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको प्रोविडेंट फंड का इकट्ठा पैसा मिलता है। कितना टैक्सेबल होता है, कितना एग्जेम्प्ट होता है, कितना टैक्सेबल एंड कितना एग्जेम्प्ट, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर? योर लेक्चर 39 ऑफ इनकम टैक्स।
रेफर यूट्यूब कर चुके हैं? चलिए आपको दिखा देती हूँ लेक्चर 39 में हमने क्या डिस्कस किया था। दिस वाज योर लेक्चर 39। ये देखिए प्रोविडेंट फंड डिस्कस किया था हमने, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में एक फंड क्रिएट होता है जिसमें कुछ योगदान एम्प्लॉयर करता है, कुछ योगदान एम्प्लॉय करता है। एम्प्लॉय के योगदान के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, फिर एम्प्लॉयर के योगदान के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, और ये जो जमा हुआ हुआ बैलेंस है ये रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे एम्प्लॉय को पकड़ा दिया जाता है। यही डिस्कस किया था। और आपके 4 तरह के एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हैं, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ एंड पीपीएफ। तो जहां तक हम बात करें एसपीएफ की, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की, स्टैट्यूट हमें सिर्फ बात करनी है रिटायरमेंट के टाइम की। हमें रिटायरमेंट के टाइम की बात करनी है सिर्फ अभी के लिए। तो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिल रहा है बेटा? ये मिल रहा है लंप सम रिटायरमेंट के टाइम पर। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में से जो पैसा रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ऐसे ही पीपीएफ का पैसा भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। ये शर्तें लिखवाई थी, ये शर्तें, ये वाली शर्तें लिखवाई थी कि एम्प्लॉई के 5 साल पूरे हो जाने चाहिए। यदि 5 साल पूरे नहीं हुए और उसको नौकरी से निकाल दिया गया तो उसकी वजह होनी चाहिए उसकी बुरी सेहत या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाना। और तीसरा इसमें था कि यदि वो री एम्प्लॉयमेंट लेता है, पुराने एम्प्लॉयर से नए एम्प्लॉयर के पास जाता है, तो उसके पुराने एम्प्लॉयर के पास जो आरपीएफ का पैसा था वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए उसके नए एम्प्लॉयर के पास। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा भी एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यूआरपीएफ में हमने क्या किया था, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है लेकिन एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है अंडर अदर सोर्सेज, एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। ये पार्ट हमने किया था बेटा, और यही हमने डिस्कस करना है यहाँ पर इस केस में। सो इसको मैं रिपीट नहीं कर रही, सेक्शन आप लेक्चर 39 रेफर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।